आज के इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का पेपर 13 का यूनिट 3 का पॉइंट 2 टैक्सेशन मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस करूँगी। हमारा प्रश्न है, कर क्या है? करों के वर्गीकरण को समझाइए। कर एक अनिवार्य भुगतान होता है जिसे कोई भी व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक भुगतान नहीं करना चाहता तथा जिससे बचना कानूनी अपराध समझा जाता है। यह एक ऐसा भुगतान है जिसके बदले सरकार कुछ भी देने का वायदा नहीं करती है। इस अनिवार्य भुगतान को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता है तथा इसका प्रयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाता है। वर्तमान में या शासन व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्र में सरकार की आय का कर को एक प्रमुख स्रोत स्वीकार किया जाता है। सरकार की समस्त क्रियाओं को संपन्न किए जाने के लिए आधार सार्वजनिक आय होती है जिसका राजस्व में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार के कार्यों में वृद्धि होने से सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसे पूरा करने के लिए जनता से कर लिया जाता है या पुराने करों में वृद्धि की जाती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कर को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है जो निम्न है। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार कर व्यक्तियों द्वारा सरकार को दिया गया वह अनिवार्य भुगतान होता है जो सामान्य लाभों के कार्यों हेतु लिया जाता है और जिसका मिलने वाले लाभों से कोई संबंध नहीं है। प्रोफेसर टॉसिक के अनुसार कर तथा अन्य भुगतानों के बीच मुख्य अंतर यह होता है कि करदाता तथा सरकार के बीच जैसे को तैसा का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। बेस्टेबल के अनुसार कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति का वह सूक्ष्म भाग होता है जो सार्वजनिक सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब हम करों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस करेंगे। आधुनिक सरकार की आय स्रोतों में कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आधुनिक सरकारें एकल कर प्रणाली की अपेक्षा बहु कर प्रणाली को अपनाती है। अतः कर अनेक होते हैं जिन्हें उनके स्वभाव, दर तथा करारोपण के आधारों के अनुसार अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। करों के प्रमुख वर्गीकरण निम्न आधारों पर किए जाते हैं। करों के स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस वे कर प्रत्यक्ष कर होते हैं जो आय और संपत्ति पर लगाए जाते हैं तथा जिनका प्रारंभिक तथा अंतिम भार एक ही व्यक्ति पर होता है। प्रत्यक्ष करों का विवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आय एक प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्ति की आय पर लगता है तथा उसे आगे विवर्तित नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष कर के गुण मितव्ययिता इकोनॉमिकल। इन करों को प्राप्त करने में सरकार को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता। इन करों को करदाता सीधे राज्य को चुकाता है। इस प्रकार इन करों से सरकार को अधिकतम आय प्राप्त होती है। पॉइंट बी है निश्चितता सर्टेनिटी। प्रत्यक्ष कर में निश्चितता का गुण विद्यमान होता है। करदाता को इस बात की निश्चितता होती है कि उन्हें कर के रूप में कितनी राशि चुकानी है। राज्य को इस बात की निश्चितता होती है कि कर की दर क्या होगी तथा उसकी वसूली किससे की जाएगी। हमारा तीसरा गुण है समता और न्यायपूर्ण इक्विटी एंड इक्विटेबिलिटी। प्रत्यक्ष कर करदाताओं की क्षमता के आधार पर लगाए जाते हैं तथा वसूल किए जाते हैं। इन करों में प्रगतिशीलता का गुण विद्यमान रहने के कारण धनी वर्ग से अधिक तथा गरीब वर्ग पर करों का कम भार पड़ता है। अब हम प्रत्यक्ष कर के दोष की चर्चा करेंगे। अमितव्ययी अनइकोनॉमिकल। इन करों को संग्रह करने के लिए सरकार को कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। प्रत्येक करदाता से अलग अलग कर एकत्र करना पड़ता है, अतः यह कर अमितव्ययी होते हैं।
दूसरा दोष है असुविधाजनक। प्रत्यक्ष कर का भुगतान एक साथ करना पड़ता है, अतः प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक होते हैं। करदाताओं को आय का विवरण तैयार करना पड़ता है तथा कर अधिकारियों के पास भेजना या जमा करना पड़ता है। यह कार्य जटिल होने के कारण वकीलों की सलाह भी लेनी पड़ती है। हमारा तीसरा दोष है खर्चीला है। ये प्रायः इन करों को संग्रह करने में अधिक खर्च लगता है, अतः इसे खर्चीली कर व्यवस्था भी कहते हैं। अब हम पॉइंट बी करेंगे, जिसमें अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। वे कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाते हैं तथा जिनका करदाता आगे विवर्तन कर सकता है। इन करों में प्रारंभिक मौद्रिक भार तथा अंतिम मौद्रिक भार अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। अब हम अप्रत्यक्ष कर का गुण देखेंगे। इसका पहला गुण है सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष करों का भुगतान वस्तु तथा सेवाओं का क्रय करते समय करना पड़ता है। करदाता इनका बोझ अनुभव नहीं करते। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ विशिष्ट प्रकार के अप्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष कर के समान ही लोच का गुण विद्यमान होता है, अतः उन वस्तुओं पर जिनकी मांग बेलोच है, अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय में लोच लाई जा सकती है। पॉइंट सी है हानिकारक वस्तुओं पर रोक। चेक ऑन हार्मफुल गुड्स। अप्रत्यक्ष करों की ऊंची दर से हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब, अफीम आदि के उपभोग पर रोक अथवा उपभोग कम किया जा सकता है। अब हम अप्रत्यक्ष करों के दोष देखेंगे। अमित व्यय। अप्रत्यक्ष कर वसूल करने में सरकार को प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ता है। प्रतिगामी या रिग्रेसिव। अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी भी होते हैं क्योंकि इनका भार गरीब वर्ग पर अधिक पड़ता है। इन करों का निर्धन तथा अमीर वर्ग द्वारा समान रूप से अदा किया जाता है, जिससे त्याग के रूप में निर्धन पर बोझ धनी की अपेक्षा अधिक पड़ जाता है। पॉइंट डी है अन्याय एवं असमानपूर्ण। अप्रत्यक्ष कर बिना किसी प्रकार का भेदभाव तथा बिना व्यक्तियों को कर चुकाने की योग्यता को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। धनिक तथा निर्धन वर्गों पर कर का समान भार पड़ने के कारण अप्रत्यक्ष करों को अन्यायपूर्ण तथा असमानपूर्ण कहा जाता है। अब हम करों की दर के आधार पर वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। कर की दर के आधार पर वर्गीकरण का फर्स्ट पॉइंट है आनुपातिक कर या प्रोपोर्शनल टैक्स। आनुपातिक कर वह है जिसकी दर सारे करदाताओं के लिए समान होती है। फिलिप ई टेलर के अनुसार आनुपातिक कर की दरों की तालिका वह होती है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन होने पर भी कर की दर समान रहती है। अब हम आनुपातिक कर का तालिका द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। इस तालिका में 3 कॉलम है, जिसमें पहले कॉलम में आय स्तर, दूसरे में कर की दर, तीसरे में कर की राशि है। इस तालिका को स्पष्ट करते हुए हम देखेंगे कि आय स्तर में जिस प्रकार पहले 40,000, फिर 50,000, फिर 60,000 तथा फिर 70,000 की राशि में बढ़ोतरी होती रही है, परंतु कर की दर समस्त आय स्तर के लिए समान है। वही हम रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे, जिसमें कर की दर 20% जो सभी आय स्तर के लिए समान है। इस चित्र से स्पष्ट है कि आय स्तर में वृद्धि होने के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम पॉइंट 2 प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में जानेंगे। प्रगतिशील कर वे कर हैं जिनकी दर आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, जो तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट है। प्रगतिशील कर को इस तालिका द्वारा स्पष्ट करेंगे, जिसमें भी 3 कॉलम है, आय स्तर, कर की दर, कर की राशि। इस तालिका को स्पष्ट करते हुए हम
हम देखेंगे कि आय के स्तर बढ़ने के साथ साथ कर की दर में भी 5%, 10%, 15% तथा 20% की दर से बढ़ती जा रही है। रेखा चित्र से स्पष्ट करेंगे। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जिस प्रकार आय स्तर में 40,000, 50,000, 60,000 तथा 70,000 की दर से वृद्धि हो रही है, उसी के अनुसार कर की दर में भी वृद्धि होती जा रही है। प्रतिगामी कर देखेंगे अब हम, जिसको रेग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। ये कर प्रगतिशील करों से ठीक उल्टे होते हैं, क्योंकि इन करों का भार धनवान व्यक्तियों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। ये कर न्यायपूर्ण नहीं होते हैं। प्रतिगामी कर का तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। तालिका से स्पष्ट है कि जिस अनुपात में आय स्तर में वृद्धि होती जा रही है, उसी अनुसार कर की दर में कमी आती जाती है। रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर आय स्तर तथा OY अक्ष पर कर की दर दी गई है, जिसमें जब हमारा आय स्तर 40,000 होता है तब कर की दर 20%, वहीं जब आय स्तर 50,000 होता है तो कर की दर 15%, वहीं जब आय स्तर 60% होता है तो कर की दर 10%, और जब हमारा आय स्तर 70,000 हो जाता है तो कर की दर 5% हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार व्यक्ति के आय में वृद्धि हो रही है, उसकी कर की दर घटती जा रही है। यह कर प्रणाली बेलोचदार और अनुत्पादक भी है, क्योंकि सरकार को इससे कोई आय प्राप्त नहीं होती है। इसे दृष्टि में रखते हुए आधुनिक समय में ना तो इस कर प्रणाली का कोई औचित्य और ना ही महत्व है। अब हम अधोगामी कर करेंगे, डिग्रेसिव टैक्स। अधोगामी कर आनुपातिक एवं प्रगतिशील करों का मिश्रित रूप कहा जाता है। जब आय की वृद्धि के साथ साथ सरकार कर की दर को बढ़ाती है, लेकिन वह वृद्धि दर मंद गति से होती है, तो इस कर प्रणाली को अधोगामी कर प्रणाली कहते हैं। इस कर प्रणाली का तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। इस तालिका द्वारा स्पष्ट है कि आय स्तर में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जा रही है, परंतु कर की दर एक सीमा के बाद आनुपातिक कर प्रणाली का रूप धारण कर लेती है, जो रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट है। इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर आय स्तर तथा OY अक्ष पर कर की दर को परिभाषित किया गया है। इसमें जब आय स्तर में 40,000 की आय होती है तो कर की दर 5% रहती है, और वहीं जब आय स्तर 50,000 तो कर की दर 10%, और जब 60,000 होती है आय तब कर की दर 15%, और वहीं जब 70,000 आय स्तर होती है तो 20%, और 80,000 में भी 20% की दर से कर लगती है। अतः जब आय स्तर 70 तथा 80,000 होती है तब कर की दर समान हो जाती है, अतः वह आनुपातिक प्रणाली को स्पष्ट करने लगती है। वर्तमान समय में विकासशील अर्थव्यवस्थाएं इसी प्रकार के करों का अधिक प्रयोग करती हैं। अब हम पॉइंट 3 कर के निर्धारण के आधार पर कर का वर्गीकरण देखेंगे, जिसका पॉइंट 1 है विशिष्ट कर, स्पेसिफिक टैक्स। जब किसी वस्तु की संख्या, भार या माप के आधार पर कर लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। जैसे पेट्रोल तथा केरोसिन पर प्रति लीटर के अनुसार लगाया जाने वाला कर विशिष्ट कर कहा जाएगा। पॉइंट बी है मूल्यानुसार कर। जो कर वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं वे मूल्यानुसार कर कहलाते हैं। मूल्यानुसार कर के अंतर्गत वस्तु के आकार, वजन या संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए यदि चीनी पर 10 पैसा प्रति रुपया कर लगाया जाए तो इसे मूल्यानुसार कर कहेंगे। निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि कर एक अनिवार्य भुगतान है जो सार्वजनिक भलाई हेतु लिया जाता है, जिसका किसी भी लाभ से कोई संबंध नहीं होता। कर की मुख्य विशेषता यह है कि इससे देश की राष्ट्र आय में वृद्धि होने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार होती है,
जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। थैंक यू।